करता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, पाकिस्तान को बताया दुनिया का सबसे खतरनाक देश। कहा पाकिस्तान के पास बिना किसी सामंजस्य के हैं परमाणु हथियार। सत्रह और 18 अक्टूबर को कृषि मंत्रालय करेगा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की अगली किस्त। किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 16,000 करोड़ रुपए। कृषि के स्टार्टअप सम्मेलन का होगा उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने जीएन साईं बाबा को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर लगाई रोक। नक्सलवाद को समर्थन के आरोपों पर गिरफ्तार किए गए थे साईं बाबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ समाज के लिए मजबूत न्याय व्यवस्था पर दिया जोर। वीडियो संदेश के माध्यम से कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। साथ ही कहा कई कानूनों को खत्म कर नए कानून बनाने की है आवश्यकता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मिस्र की 2 दिवसीय यात्रा पर अपने समकक्ष समेह शुक्री के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मिस्र में भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे संवाद। महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत और श्रीलंका के बीच खिताबी भिड़ंत। भारतीय गेंदबाजी के आगे ध्वस्त हुई श्रीलंका की पारी। 7वीं बार खिताब पर कब्जा करने का प्रयास करेगी भारतीय टीम। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया है। बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक कहा। बाइडेन ने ये टिप्पणी परमाणु हथियारों के भंडारण को लेकर कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तालमेल नहीं है, इसलिए दुनिया के लिए ये बड़ा खतरा हो सकता है। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को लताड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। वो इसलिए क्योंकि वो परमाणु हथियारों का भंडारण कर रहा है। साथ ही वहां सेना और सरकार के बीच तालमेल नहीं है। नक्सली संगठनों से संबंध रखने के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा और अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करार देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत कार्रवाई के लिए सैंक्शनिंग अथॉरिटी से अनुमति नहीं लेने के चलते निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला पूरी तरह तकनीकी बिंदुओं पर है, जबकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और बेहद संगीन है। मौजूदा परिस्थिति में बेहतर यही होगा कि फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं को भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा, स्वस्थ समाज के लिए भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत जरूरी है। 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते से कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस भी कम किए गए हैं। ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, कई सालों से चले आ रहे कानूनों को समाप्त करके नए कानून बनाए जाना जरूरी है। उन्होंने कहा, न्याय व्यवस्था से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा और मजबूत होता है। आजादी के इस अमृत काल में गुलामी के समय से चली आ रहे कानूनों को समाप्त करके नए कानून आज की तारीख के हिसाब से बनाए जाना जरूरी है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के कानूनों की समाप्ति का रास्ता बनाने पर जरूर विचार होना चाहिए। इसके अलावा राज्यों के जो मौजूदा कानून है उनकी समीक्षा भी बहुत मददगार साबित होगी। इस समीक्षा के फोकस में ईज ऑफ लिविंग भी हो और ईज ऑफ जस्टिस भी हो। पीएम ने कहा, देश में त्वरित न्याय के लिए लोक अदालतें भी बनी हैं। उन्होंने कहा, लोक अदालतों के माध्यम से बीते वर्षों में लाखों मामलों को सुलझाया गया है। हमने देखा है कि देश में त्वरित न्याय का एक और माध्यम लोक अदालतें भी बनी हैं। कई राज्यों में इसे लेकर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों केसों को सुलझाया गया है। इनसे अदालतों का बोझ भी बहुत कम हुआ है और खास तौर पर गांव में रहने वाले लोगों को, गरीबों को न्याय मिलना भी बहुत आसान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, भारतीय समाज ने तमाम चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रगति की है। पीएम मोदी ने कहा, इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, नए विचारों का आदान प्रदान करने और अपने आपसी सहयोग में सुधार करने में सक्षम होंगे। सरकार हो, संसद हो, हमारी अदालतें हो, ये तीनों एक तरह से एक ही मां, संविधान रूपी माता की संतान है। इसलिए कार्य भिन्न होने के बावजूद अगर हम संविधान की भावना को देखें तो वाद विवाद के लिए, एक दूसरे से होड़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक मां की संतान की तरह ही तीनों को मां भारती की सेवा कर रही है। तीनों को मिलकर 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो मंथन होगा उससे देश के लिए लीगल रिफॉर्म्स का अमृत जरूर निकलेगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। कानून मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मजबूत न्यायिक व्यवस्था के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने राज्यों और न्यायिक व्यवस्था के दरमियान तालमेल पर भी जोर दिया। We all aspire to make India as a very progressive and very prosperous nation. And without a robust judicial system, a country cannot progress to the extent we desire to see our country to be. Without the cooperation and collaboration between judiciary and executive, we will not be able to translate the visions, the actions, all kind of laws passed by the parliaments and the assemblies. Now the parliament and the assemblies of India are very robust. As a large economy, India is the fastest large economy in the world. So the response from the judiciary, the matters which are in the court also should be supplementing to the need of the time. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी का गठन 2019 में किया गया था।
कृषि मंत्रालय 17 और 18 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की अगली किस्त में किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए भेजेंगे। और 18 अक्टूबर को कृषि मंत्रालय 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के स्टार्टअप सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। 2014 के बाद से देश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में और स्टार्टअप के आने से किसानों को फायदा मिलेगा। साथ साथ कृषि के विकास में स्टार्टअप अहम रोल अदा करेगा। 2014 में जब हम लोग आए थे तब लगभग 80 और 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज लगभग 2000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स को 5 लाख से 25 लाख तक की समर्थन भी दिया जाता है और हमारी कोशिश है कि आने वाले कल में ये स्टार्टअप्स की संख्या 10,000 हो। कृषि के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनका समाधान हम कर सकें, इस दृष्टि से स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। देश में कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए कृषि मंत्रालय एक राष्ट्र एक उर्वरक कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। इसके अलावा पीएम किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत देश के कई जगहों पर की जाएगी। किसानों की मदद के लिए कृषि मंत्रालय ई पत्रिका भी लॉन्च करेगा। उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से भी एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक राष्ट्र एक उर्वरक शुरू किया जा रहा है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जहां एक और किसानों को सुविधा बढ़ेगी, वहीं कामकाज में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और एक रूपता भी बढ़ेगी। 17 अक्टूबर को ही उर्वरक मंत्रालय द्वारा देश के 600 जिला स्थानों पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जारी मंदी, कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और वित्तीय स्थितियों के कारण अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख नकारात्मक जोखिमों पर चिंता व्यक्त की। वॉशिंगटन डीसी स्थित IMF मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, वैश्विक बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में बनी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने वित्त वर्ष 2022-2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने भारत सरकार द्वारा उठाए गए अहम कदमों के बारे में चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ने समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है। वित्त मंत्री ने 80 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में अवगत कराया। वित्त मंत्री ने खाद्य सुरक्षा को लेकर कई देशों की मदद करने के लिए IMF की नई पहल फूड शॉक विंडो की प्रशंसा भी की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु, वित्त और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। बाद में उन्होंने वॉशिंगटन में IMF और विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में भाग लिया और कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और भू राजनीतिक वातावरण के विषय में चिंतित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IMF की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ के साथ भी मुलाकात की। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा मुद्दों, वैश्विक ऋण कमजोरियों, जलवायु मामलों और G20 इंडिया प्रेसिडेंसी सहित कई वैश्विक मामलों पर चर्चा हुई।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मिस्र के 2 दिन के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मिस्र की राजधानी काहिरा में विदेश नीति के क्षेत्र से संबंधित प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में दोनों देशों के बीच संबंधों और अंतर्दृष्टि के लिए उनके समर्थन का आभार जताया। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर मिस्र के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वो मिस्र में भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। मिस्र भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत और मिस्र के बीच मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मना रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुजरात के ध्रांगधरा में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात के विकास मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कोने कोने में ले जाने का काम किया है। दुनिया का ही नहीं, देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट बनाने की बात हो तो अहमदाबाद में बना है। पहली फाइनेंशियल सिटी देश की बनने की बात हो तो गुजरात में बनने का काम हुआ है। सरदार सरोवर डैम सबसे बड़ा बना हो तो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बनाने का काम किया है। वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हो तो गुजरात से हुई और गुजरात के विकास मॉडल को आज देश के कोने कोने तक ले जाने का काम हुआ है तो गुजरात के कारण नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये गुजरात का विकास मॉडल ये आज गुजरात गौरव यात्रा के साथ जुड़कर देखा जाता है। गुजरात गौरव यात्रा गुजरात की आशाओं और आकांक्षाओं की बात। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी, अयोध्या, राम मंदिर और हर जगह देश की धरोहर और संस्कृति को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। काशी विश्वनाथ धाम की बात हो, अयोध्या जी की बात हो, राम मंदिर की बात हो, अगर हर जगह सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का और आगे बढ़ाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया है। ये अपने आप में दिखता है कि हमने गौरवशाली इतिहास को बचाया भी है, आगे बढ़ाने का काम भी किया है। फिल्म निर्माता एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्माता एकता कपूर की वेब सीरीज XXX में आपत्तिजनक सामग्री को लेकर उन्हें फटकार लगाई है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस CT रवि कुमार ने अपनी कड़ी टिप्पणी में कहा, कुछ तो किया जाना चाहिए, आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को प्रदूषित कर रहे हैं। पीठ ने कहा, OTT सामग्री सभी के लिए उपलब्ध है और उनके वकील से सवाल किया कि आप लोगों को किस तरह का विकल्प प्रदान कर रहे हैं। बम निरोधक दस्ते ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में बड़ियारा और कम्बाथी गांव क्षेत्र के बीच बांदीपोरा सोपोर सड़क पर पाए गए IED को निष्क्रिय किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शनिवार को एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कश्मीरी पंडित की पहचान पूरन किशन भट्ट के रूप में हुई है। आतंकियों के द्वारा गोली मारने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने पूरन किशन भट्ट को मृत घोषित कर दिया। इलाकों को खाली करा लिया गया है और हत्यारों की तलाश
की जा रही है। हरियाणा गुरुग्राम के बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स बनाने की कंपनी में अचानक आग लग गई। अनुमान जताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी को लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है। कृतज्ञ राष्ट्र आज मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत रत्न विजेता और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जयंती पर नमन कर रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती पूरी दुनिया में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को दुनिया भर के छात्रों को प्रेरित करने वाले छात्र के रूप में सम्मानित करते हुए 15 अक्टूबर 2010 से विश्व छात्र दिवस मनाने की घोषणा की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। 21वीं सदी के भारत को समर्थ, सशक्त और सक्षम बनाने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। उनके आदर्श और अनमोल विचार युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि। एक वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश के लिए उनका योगदान बहुत सराहनीय है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने समाज के हर वर्ग के साथ तालमेल बिठाया। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया। आमतौर पर वैज्ञानिकों के विषय में एक सोच ऐसी रहती है, वो बड़े गंभीर चेहरा, उदासीन, लोग में ही डूबे रहने वाले, लेकिन कलाम साहब हर पल एक बड़े जीवंत व्यक्तित्व नजर आते हैं। जैसे उनके बाल थे, वैसा उनके भीतर एक बालक था। कलाम साहब चैलेंजेस की तलाश में थे, कौन से नहीं चैलेंज, उस चैलेंज को कैसे उठा लें और उस चैलेंज को पार कैसे करें, और यही उनके हर पल जीवन में है। भारत शक्तिशाली हो, लेकिन सिर्फ शस्त्रों से शक्तिशाली हो, ये कलाम साहब की सोच नहीं थी। वो इस मान करके चलते थे कि देश सरहदों से नहीं, देश कोटि कोटि लोगों से पहचान। और इसलिए कलाम साहब उन दोनों धाराओं को साथ लेकर के चलते थे कि एक तरफ इनोवेशन हो, रिसर्च हो, रक्षा के क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, और दूसरी तरफ भारत का मानव समुदाय संपन्न। तुर्की के उत्तरी बार्टिन प्रांत में एक ट्रांसफार्मर के कारण कोयला खदान में हुए विस्फोट में 49 श्रमिक फंस गए हैं। 11 श्रमिक किसी तरीके से खदान से निकलने में सफल रहे, जबकि 25 श्रमिकों की मौत हो गई। तुर्की के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि विस्फोट कोयला खदान में एक ट्रांसफार्मर के कारण हुआ, जिसका स्वामित्व राज्य के तुर्की हार्ड कोल एंटरप्राइजेज के पास है। विस्फोट खदान के प्रवेश द्वार से 300 मीटर नीचे हुआ। खदान में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल में ले जाया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सार्वजनिक क्षेत्र के निश्तर अस्पताल की छत से लगभग 200 सड़े गले शवों के मिलने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कई शवों के अंग भी गायब बताए जा रहे हैं। मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। इस 6 सदस्यीय समिति को जांच पूरी करने और जिम्मेदारी तय करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। वहीं पाकिस्तान में बलूचिस्तान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद नूर मस्कानजई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम मस्जिद से वापस आते वक्त उनको गोली मारी गई। यह हादसा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खारान में पेश आया। पाकिस्तान में पिछले 1 साल में सुरक्षा अधिकारियों, प्रतिष्ठानों और विदेशी नागरिकों पर घातक हमले बढ़ गए हैं। यूक्रेन में युद्ध के बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव में डिफेंडर्स डे मनाने के समारोह के दौरान सैनिकों को सम्मानित किया। यूक्रेन के लिए शहीद होने वालों की याद में एक कार्यक्रम के दौरान 1 मिनट का मौन भी रखा गया।
जेलेंस्की ने सैनिकों को गोल्डन स्टार से नवाजा और सैन्य इकाइयों को मानद उपाधियां सौंपी। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को रूस पर जीत और यूक्रेन के लिए स्वतंत्रता का वादा करते हुए डिफेंडर्स डे मनाया। एक वीडियो संमेलन में जेलेंस्की ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों को अपने देश की रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से जो कुछ भी छीना गया है उसे वापस लिया जाएगा और कोई भी सैनिक कैद में नहीं रहेगा। 24 फरवरी से यूक्रेन पर किए गए रूस के आक्रमण ने हजारों लोगों की जान ले ली है, जबकि लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और कई शहरों में तबाही हुई है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान भी पहुंचाया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। कर्तव्यो धर्म संग्रह। सद्य एव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैनस्य दक्षिणमुख ज्योतिर्लिंगस्य राजाधिराजस्य कालाधिराजस्य श्री महाकाल लोकस्य तीर्थ संस्कृति चेतनां संवर्धयितुं कृतवान् भव्यं लोकार्पणम्। जो संस्कृत है उसका निचोड़ हर हिंदुस्तानी भाषा में है। ऐसी कोई भाषा ही नहीं है जिसमें संस्कृत का प्रभाव न हो, उसके शब्द न हो या उसके विचार न हो। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। प्रिय दर्शकाः, वार्तावल्याः प्रसारणं शनिवासरे सायं 6:00 भविष्यति। पुनः प्रसारणं च रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। डॉक्टर फौजिया खान महाराष्ट्र से भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की सदस्य हैं। एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे एक शिक्षाविद भी हैं। पहले मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा था कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता था कि ये एक डर्टी फील्ड है जिसमें हम जैसे लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन मेरी फैमिली के आग्रह की वजह से कि जो तुम छोटा सा काम कर रही हो वही काम एक बड़े प्लेटफॉर्म से हो सकता है, व्हाई नॉट। ऐसे ही मैं इलेक्ट हुई हूँ राज्यसभा में। कोविड का लॉकडाउन आ गया, उसके बाद फिर सेशन आफ्टर सेशन डिसरप्ट होता रहा, लेकिन मैं कॉन्स्टेंटली अपने 0 आवर में और दूसरे मोशंस के ज़रिए से मैं कोशिश करती रही हूँ प्रश्न उठाने के। रविवार को हमारे साथ होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे सर्जरी व इलाज में एनेस्थीसिया की भूमिका के बारे में। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर। साथ ही आप अपने प्रश्न कार्यक्रम के दौरान ईमेल कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो देखिए रविवार 16 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर।
हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।